हाय एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। ओके, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, यूनिट 1 का जो नाम है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड बिल्कुल पूरा। और दूसरा मैं एक बात और कह दूँ, ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ये हैं बॉटनी के हिस्से। ठीक है, और जो ये 4th चैप्टर है वह है जूलॉजी का हिस्सा, एनिमल किंगडम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आपको और बेहतर चीज़ क्या देखने को मिलेगी, आपको हाइलाइटर्स मिलेंगे। बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं एनसीईआरटी के उनको हाईलाइट किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट बहुत हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो जैसे अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम जानेंगे, कौन थे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, इसमें एक खास बात क्या है, एक तो ये येलो में और दूसरे कलर में जो है ये नॉर्मल स्टेटमेंट हैं, आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन जो ये रेड में है, जो आपको रेड हाइलाइटर दिख रहा है, रेड हाइलाइट्स स्टेटमेंट दिख रहे हैं, सेंटेंस दिख रहे हैं बायोलॉजी के, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, उनको इसलिए ऐसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, अब जैसे ये है 2007 में क्वेश्चन पूछा है आईसीबीएन क्या है, कैरोलस लिनस कौन थे, बाइनोम किसने दिया, ठीक है, रूल्स क्या हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी ये देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, जो रेड से हाईलाइट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो सबसे पहले ही हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखो। ठीक है, ये क्या है, ये मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आएगी ना। दिस इज सी हॉर्स, सी हॉर्स। अब एनसीईआरटी ने क्यों इसने बिल्कुल पहले पेज पे और सबसे ऊपर ही क्यों रखा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये आपको दर्शाता है डाइवर्सिटी। मित्रों पता है इसकी खास बात क्या है, ये फिश है, आपको वाटर बॉडीज में मिलेगा। खास बात, ये गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, अमोनोटेलिक है, अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज करेगा वाटर में। ठीक है, और इसकी और मैं बात बता दूं बहुत ही अद्भुत, जो आपको बहुत ही सुना नहीं होगा आपने। ये जो मेल होता है ना, मेल सी हॉर्स, मेल सी हॉर्स केवल यही बेबी को जन्म दे सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी केवल इसमें ही मेल में देखी जाती है, सी हॉर्स में, फीमेल में नहीं देखा जाता। ये इसकी एक खास बात है। तो पता है इस चैप्टर के माध्यम से हम ना जो सीक्रेट्स हैं बायोलॉजी के, जो बायोलॉजी के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से हैं उनको टच करेंगे। ठीक है, एक खास बात और, ये रटने का नहीं है, बायोलॉजी इज साइंस। और जो कहता है ना कि क्रैमिंग करो रटो, वो मूर्ख है ना। बिल्कुल अंदर के अंदर कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की सबसे पहली यूनिट की पहली लाइन, और लिखा क्या है बायोलॉजी के बारे में, क्या कहा है, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। अब देखो भैया, 10th में आपने लाइफ प्रोसेस पढ़े है ना, किस प्रकार से जाना आपने कि लिविंग क्या है, आपने ये उत्तर, ये क्वेश्चन वहाँ पे जाना। रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन सब पढ़े तुम लोग, वो हैं लिविंग प्रोसेसेस। जिन प्रोसेसेस से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सस्टेन करें, सर्वाइव करें, वो हैं लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स क्या हैं, दुनिया में हम ना बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, पहाड़ों पे की स्पीशीज़ देखो, एक रेगिस्तान की स्पीशीज़ देखो। ठीक है, पानी में देखो अलग अलग स्पीशीज़। तो कहने का क्या मतलब है कि बायोलॉजी इन्हीं का साइंस है, हम ना पूरा का पूरा इसमें यही स्टडी करने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद में मैं निचोड़ बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी में पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है वो केवल लिविंग को लेकर, और जो चैप्टर 1 है उसकी छोटी छोटी बातों को लेकर चीज़ें लिखी गई हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, एक नॉन लिविंग को लिविंग में, एक नॉन लिविंग और लिविंग कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट हैं, इन एनिमेट किसको कहते हैं, एनिमेट किसको कहते हैं, एनिमेट लिविंग को कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड उन्होंने अभी लिखे हुए हैं, ये है लिखा हुआ है आपके लिए जानने का। क्या ये सब लोग तुम जानते हो वैसे भी, और इनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हम आगे देने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी के बिल्कुल सेकंड पेज से। और यहाँ पे एक वैज्ञानिक आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ओल्ड एज, और इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। पूरे 100 साल जिए, है ना। मैं आपको यहाँ पे इसके एज नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक हैं, दुनिया के टॉप 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक हैं ये। इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। ओके। इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। आपने 10th क्लास में इवोल्यूशन में पढ़ा कि देखो भैया, स्पीशीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, एवोल्यूशन के बारे में तुमने पढ़ा है ना। डार्विन ने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कैसे स्पीशीज़ का ओरिजिन हुआ है। तो उसके प्रबल समर्थक थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनकी खास बात क्या थे, ये ना बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कैसे आई, ठीक है, डेफिनेशन क्या है उसकी, स्पीशीज़ के ऊपर बहुत सारा बोले। दूसरा, इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है बुक्स के अंदर, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है, जो बर्ड साइंस होता है, बर्ड स्टडी होता है, ऑर्निथोलॉजी, उनके बारे में बहुत लिखा है, सिस्टमेटिक्स, ओके, हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इसलिए इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और आप हैरान होंगे, जो बायोलॉजी के सबसे बेस्ट अवार्ड्स होते हैं ना, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, वो उन्होंने जीते। फूड प्राइज़ नोबेल प्राइज़ की तरह होता है बायोलॉजी में, ये जीता उन्होंने। बलजान प्राइज़ जीता। मेरे कहने का मतलब है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। और नाम याद रखना अर्नेस्ट मेयर, और कंट्रीब्यूशन याद रखना है, इन्होंने स्पीशीज़ का पूरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया स्पीशीज़ का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा ये AIPMT के ज़माने में पूछा गया था, बहुत साल, आज से करीब 17-18 साल पहले। ठीक है, वैसे तो अलग स्टेट PMT में रहा है, लेकिन अब तो नीट है सबके लिए, है ना, अब कोई स्टेट PMT नहीं, तो हमें इस पर फोकस करना है। सो दिस इज़ अर्नेस्ट मेयर। चलो आगे चलते हैं, और अब हम चैप्टर की बिल्कुल आत्मा की बात करेंगे, बिल्कुल उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। ओके, हम अभी यहाँ पे पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी अंतरात्मा से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और अपने आस पड़ोस में भी इस चीज़ को देखेंगे कि लिविंग्स होते क्या हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहली लाइन, और बड़ी अमेजिंग लाइन लिखी है, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या जान, अभी यहाँ लिखने के बाद क्या लिखा है, NCERT ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि देखो, आपने कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस की बात करें, फ्रेश वाटर लेक की बात करें, डिजर्ट्स की बात करें, आप बात करें दुनिया के किसी भी कोने की, तो आपको ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग्स के। ठीक है, कोई कोल्ड कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करता है, कोई कोल्ड इन्वायरमेंट में कैसे स्पीशीज रहता है। जैसे मैं पेंगुइन का एग्जांपल दूं, आपको पता, जो पोलर बियर्स होते हैं या पेंगुइन्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना, सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। अगर आप उसे हरियाणा में ले आएँ और काफ़ी हॉट क्लाइमेट में रखें, वो मर जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हम अपने आस पड़ोस देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, अलग अलग उनके रहने के, खाने के, पीने के, उनके अलग अलग नेचर, है ना, दुनिया भर की स्पीसीज़ के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ओके, तो हम अगली बात करने वाले हैं जो NCERT लिखती है कि देखो, अब जो लिविंग बर्ड्स हैं उनकी थोड़ी सी हम ब्यूटी देखेंगे। देखो, माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में तुम लोग जानते हो, आपको पता है राजस्थान में ग्रीक, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पे आते हैं, एथेंस से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। आपने फ्लावर्स की वैली देखी, आपने सार्क को देखा, ठीक है, सार्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, डीप सेंस ऑफ वंडर, उनकी सभी चीज़ें कि शार्क पे जो अटैकिंग होती है वो किस प्रकार से अपने आप को बचाता है। डॉल्फिन का पूरा वर्ल्ड देखा, पूरा अमेजिंग जो वर्ल्ड है वो तुम लोग जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में से एक है ना, कैसे सेंस कर लेता है चीज़ों को। तो इसमें केवल क्या लिखा है, ये पूरा मैं आपको निचोड़ बताऊं इसका यहाँ से यहाँ तक, इसमें केवल ये लिखा है कि आपका जो लिविंग वर्ल्ड है ना, आपका जो लिविंग वर्ल्ड है वो बिल्कुल अमेजिंग चीज़ों से, एक्स्ट्रा रिमार्केबल थिंग से भरा हुआ है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अलग अलग इकोलॉजिकल जोन्स हैं, पॉपुलेशंस हैं, उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई हैं। ओके, ये सारी बातें। अब अगली तरफ हम बात चलती है अपनी कि देखो, कई बार हम क्या देखते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब आप कहेंगे सर और समझाइए थोड़ा सा एग्जांपल से। देखो, अभी लाइट बहुत ज़्यादा होगा तो तुम पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
वो बहुत ज़्यादा हीटेड एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली कंडीशन आपको स्वेटनिंग की कंडीशन लाएंगी, है ना। तो तुम वहाँ सरवाइव करने के लिए अपने आप को और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को पैदा करोगे, है ना, पसीना निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत ज़्यादा उमस हो तब हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो कई बार क्या देखा जाता है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स अपने एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, ठीक है, सरवाइव करवाने के लिए, है ना। अभी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो हमें दूध मिल्क प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम अपना सरवाइव करते हैं आगे तरफ। तो आप देखेंगे कि एक कॉपरेशन भी है किसी पॉपुलेशन में, ठीक है। हम जानते हैं कम्युनिटी के लेवल पे जब पॉपुलेशंस बहुत बढ़ती है तो कम्युनिटी बन जाती है ना, हमने उस स्तर पे देखी हैं चीज़ें। एक हम खास बात जानते हैं, आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी, आपने सेल के अंदर देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया, ओके, ग्लूकोज अंदर गया, फिर सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, उनसे बाई प्रोडक्ट बना। तो आपने आपने देखा है कि जीवन वास्तव में एक सेल के स्तर पर स्टार्ट हुआ, है ना। इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही थी सेल के अंदर, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और यही बात लिखा गया है एनसीईआरटी में कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। देखो क्या महत्वपूर्ण बात कही है, आप पढ़ो इस बात को दोबारा और एक बार और देखो। देखो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है ना, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, उससे हमें ना वास्तव में लाइफ के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में लाइफ एक सेल से बनी है। तुम्हें पता है ना, सेल जब मिला टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी। तो ये बात कही गई है कि जो सेल है ना, सेल के लेवल पे तुम देखो कि कैसे कैसे मॉलिक्यूलर, कैसे कैसी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रही हैं, ओके। तो वास्तव में हम जब लाइफ की बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं, तो हमारा जीवन का शुरुआत हुआ सेल से। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो फंडामेंटल है वो सेल का क्लियर होना चाहिए, वो है क्या, उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं जिससे कि हम सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने ये सारी बातें लिखी हैं। अंत में एक क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी ने, व्हाट इज लिविंग, ओके। तो इसका आंसर वो खुद ही देती है एनसीईआरटी। तो पढ़ते हैं भाई लिविंग क्या है। देखो हम क्या जानते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं, जो सजीव हैं, जो लिविंग है, जिनमें लाइफ है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म क्या है, तो देखो सेल के स्तर पर, मैं अभी बोला ना, सेल के स्तर पर क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं भैया, है ना। तुम जो भी इनटेक करते हो, तुमने पानी पिया, कोई भी फूड इनटेक किया, तो अल्टीमेटली वो ब्लड के साथ जाकर सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, सेल उसे इनटेक कर लेगी, और सेल के अंदर फिर क्या होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, साइटोप्लाज्म है, केमिकल रिएक्शन होंगी, वो जो सबस्टांस है टूटेगा, टूटने के बाद वो आपको एनर्जी देगा और आपका जीवन चलेगा। ये सारी केमिकल रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ओके। अब दूसरा शब्द आता है एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। जो लिविंग होते हैं ना, वो अपना कॉपी भी प्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना, जब मेटिंग होता है। तो ये भी एक खास बात है। आगे सेल्फ ऑर्गेनाइज, देखो लिविंग के पास ना एक सिस्टम, एक न्यूरल सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है और अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करता है ना। वो देखो कितना अवेयर है, अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर होता है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है। तो देखो एनसीईआरटी ने ये कुछ बातें लिखी हुई हैं शुरुआत में ही। अब हम वन बाय वन एक एक करेक्टर को पढ़ेंगे कि लिविंग के क्या क्या करेक्टर होते हैं। अब बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब आप कहेंगे सर ग्रो, हाँ भाई ग्रो, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोथ की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ है क्या। देखो सिंपल क्लियर कट लिखा हुआ है, जब मास बढ़ जाए, ठीक है, किसी सबस्टांस की अमाउंट बढ़ जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर उनके नंबर्स बढ़ जाए इंडिविजुअल्स के, तो उसी तो हम ग्रोथ कहते हैं। अभी कोई स्पीसीज यहाँ पे 10 थी, अभी 20 हो गया, तो ये ग्रोथ ही तो कहलाया, है ना। अभी साइज इतना था उसका स्पीशीज का, अभी वो इतना बड़ा हो गया, ग्रोथ ही तो है कि ना। तो हम कहेंगे सर दुनिया का प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रोथ करता है। भाई मान ली तुम्हारी बात, ये पहली प्रॉपर्टी है, ओके। आपने क्या कहा, लिविंग की सबसे पहली पहचान क्या है सर, वो ग्रोथ करता है। और ग्रोथ क्या होता है ये आपने जान लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन का मतलब होता है दो, है ना, एक तो मास बढ़ना, दूसरा अपने नंबर बढ़ाना, क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के।
अब हम अगली बात जान लेते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन होता है। देखो आप मल्टी सेलुलर हो, अभी बचपन में इतना सा था 1 फीट का, अभी देखो धीरे धीरे कितना 6 फीट का हो रहा है ना। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और ये ग्रो किससे होता है? सेल डिवीजन से। जब आप देखो आप मल्टी सेलुलर हैं तो आपके अंदर ट्रिलियंस 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, 10 की पावर 14 सेल्स। तो ये सारी की सेल सेल करते क्या, अपने आप को डिवाइड करते हैं, 1 से 2 बनाती हैं, 2 से 4 बनाती हैं, तो नंबर बढ़ा। ठीक है, नंबर बढ़ा तभी तो ग्रोथ हुआ। ओके, तो सेल डिवीजन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। अब हम प्लांट की बात कर लेते हैं। देखो प्लांट में क्या देखने को मिलता है, पूरे जीवन भर वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नया सीजन आएगा, नया पत्ती आएंगी, वो थोड़ा और लीफ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, तो हम उनमें उनकी पूरे जीवन भर पूरी लाइफ स्पान में ग्रोथ देखते रहते हैं। क्या एनिमल में ऐसा होता है? नहीं होता ना। आप एक स्टेज के बाद आपका हाइट रुक जाएगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, और जब आप बिल्कुल बहुत सालों के पुराने हो जाएंगे, बहुत साल आप बिता लेंगे इस पृथ्वी पर, तो क्या होगा, आप पूरे होके नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो हम ना जो लिविंग एनिमल्स हैं वो सर्टेन एज तक ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर प्लांट जीवन भर क्यों करता है? क्योंकि उनके अंदर एक खास टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसके अंदर एक केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ही अजीब, बहुत ही वंडरफुल है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में प्लांट फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे इसकी। तो अब हम कर लेते हैं एक अगली बात कि देखो सर अभी आप बोले कि जब सेल डिवीजन होगा ना तभी क्या होगा, सेल बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा, है ना। अब सेल डिवीजन के दौरान होता क्या है, अब देखो सेल डिवीजन होता है टिश्यू के अंदर नहीं, सेल्स के अंदर। सेल डिवीजन कहाँ होता है? सेल के अंदर। ठीक है, सेल डिवाइड होती है। जब ये सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, जो पुरानी सेल होती हैं वो हो जाती हैं लॉस्ट। ठीक है, पुरानी सेल को क्या हटा दिया जा, बॉडी हटा देती है, और उसकी जगह क्या आती है, नई सेल आती हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो ओल्ड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अब उन पे काम नहीं चलेगा हमारी बॉडी का, इसलिए लॉस्ट कर देती हैं। पुरानी सेल लॉस्ट हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं, और नई सेल आती हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है, सर ठीक है हमें जो ग्रोथ है वो सेल के लेवल पे हो रहा है, ठीक है आपकी बात मान लिया हमने। आप ये बताइए जो यूनिसेलुलर है जिसमें केवल एक सेल है, सर वो कैसे ग्रोथ करेगा? अरे भैया वो भी सेल डिवीजन से ग्रोथ करेगा। ओके, आया बात समझ में? अब देखो अगली बात पढ़ लेते हैं। अपने एक शब्द आएगा, इस शब्द को सुनना। एक शब्द है इन विट्रो और इन वीवो। देखो इन विवो का मतलब होता है जब बॉडी की सेल के अंदर हो, बॉडी सेल के अंदर कोई रिएक्शन हो। ठीक है, वो होता है इन विवो। एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है जब टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चले। ओके, तो अगली बात ये लिखी हुई है कि हम देखो हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हमने एक इन विट्रो कल्चर ले लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक सेल डाल दी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप से कि इसमें क्या होता है, डिवीजन होता रहता है, सेल बढ़ती रहती हैं। ओके, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो दोबारा समझ लो इसको, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से समझना इस चीज़ को। देखो क्या देखने को मिलता है कि जो इन विट्रो कल्चर्स होते हैं ना, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, अब मुझे यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे डाल दिए, तो देखने को क्या मिलता है कि देखो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस, ये सेल डाल दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये सेल डाल दिया, तो धीरे धीरे सेल करती क्या है, डिवाइड करती है। मैंने यहाँ पे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिया, अमीबा डाल दिया भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर, मुझे क्या देखने को मिला फिर इस कल्चर में। अब कल्चर क्या होता है, मीडियम जिसमें हम खाने के लिए कुछ डालते हैं। यहाँ सेल थी बहुत सारी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कितनी भी मान लो आप 10-15 मान लो, और यहाँ पे उनके भोजन की व्यवस्था करती, कल्चर बना दिया इनका। हम देखते हैं कुछ समय बाद इनका नंबर बढ़ जाता है सेल्स का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। इसका मतलब क्या है, सेल के लेवल पे ना डिवीजन हो रहा है, ये है इसका मतलब। तो आप सिंपली काउंट करोगे नंबर ऑफ सेल के माइक्रोस्कोप के अंडर, और आप पता लगा लोगे कि सर देखो सेल डिवीजन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, चलो अगली बात। अब आप कहेंगे सर हायर प्लांट्स में कैसे हो रहा है, जो हायर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है भैया, उनमें ना ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, दूसरा नंबर बढ़ाने के लिए उनमें रिप्रोडक्शन है, जिसका नाम ही क्या है, रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है प्रोड्यूस करना नया ऑफस्प्रिंग, नया जनरेशन। ठीक है भाई, उनमें रिप्रोडक्शन है, जबकि यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन से सारा काम चल रहा है। ओके, चलो भैया अगली बात जान लेते हैं। आप कहेंगे सर ये बताइए आप
क्या ग्रोथ लिविंग में ही होता है? नहीं, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। अच्छा, एग्जाम्पल देना। देखो, हम बात करें, कई बार मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, कई बार माउंटेन्स ग्रो करते हैं। आप कहेंगे सर ग्रोथ है इनमें माउंटेन्स में? बिल्कुल है। हम हिमालय की बात करते हैं, कभी समुद्र हुआ करता था, और देखो आज एक पहाड़ है, वहाँ माउंटेन है, वहाँ पे आप कैसे बना? देखो, कभी ना कभी पृथ्वी पे ऐसी कंडीशन आई, पानी नष्ट हुआ, ऑर्गेनिज्म नष्ट हुए, मरे, फिर वहाँ पे सॉइल इकट्ठी हुई। कोई माउंटेन एक दो दिन में नहीं बनता, 100 सालों में नहीं बनता, बहुत समय लगता है ना। और आज माउंटेन है, तो ये ग्रोथ ही तो हुआ। अंदर बेशक एक्सटर्नल ग्रोथ हुआ, सरफेस से ग्रोथ हुआ, पर है तो ग्रोथ। साइज तो बढ़ाया ही इसने, बढ़ाया नहीं बढ़ाया? ठीक है। तो हम क्या कहते हैं सर, आप कह रहे हो कि ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। एग्जाम्पल आपने बता दिया, माउंटेन बाउल्डर्स, उनमें भी तो बॉडी मास बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है भाई। ठीक है। तो आपने कह दिया सर ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेशक सरफेस पे ही एक्यूमुलेशन हो रहा है, पहाड़ ऊपर से ग्रो कर रहा है क्योंकि उस पर मिट्टी और आती जा रही है। ओके, तो आप क्या कहेंगे सर, जो नॉन लिविंग हैं उनमें तो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है सरफेस से, लेकिन जो लिविंग होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ है, प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे ग्रोथ है, सेल के लेवल पे ग्रोथ है। आपके ऊपर मिट्टी आ जाए, ठीक है, तो मिट्टी ग्रो कर रही है, आप थोड़ी ना कर रहे हो सरफेस से, लेकिन आपके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड बना रहा है, फिजिकल बेसिस ऑफ जो लाइफ है, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही है, वहाँ से आपका मास बढ़ रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? तो अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे शब्द की, और अब जो शब्द आएगा उस शब्द का नाम है प्रॉपर्टी एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो एक शब्द आएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इस शब्द को समझो, ये रहा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ओनली, जो किस में प्रेजेंट है, लिविंग में प्रेजेंट है, वो होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, केवल लिविंग में। अब बताओ, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? सर आप तो कहते हो कि जो प्रॉपर्टी केवल लिविंग में हो वो डिफाइनिंग होती है, पर सर ग्रोथ तो नॉन लिविंग में, अभी आप एनसीईआरटी कह रही है माउंटेन में भी हो रहा है। बिल्कुल सत्य बात। तो ग्रोथ क्या है? नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, वी कान टेक ग्रोथ एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपने कह दिया, आपके बिल्कुल एक स्पष्ट आपने आंसर दे दिया सर, ग्रोथ हमें लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में दिख रही है, उसका हमें एक एक्सेप्शन अपवाद दिख रहा है, इसलिए सर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके, तो चलो अब अगली बात लिखी हुई है, देखो ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। कुछ कंडीशंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, और वो केवल लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाई जाती हैं। लेकिन हम देखें कि एक डेड ऑर्गेनिज्म है, वो तो कभी ग्रो नहीं करता। हाँ सही बात है, वो कहाँ से ग्रो करे, क्योंकि अब तो वो नष्ट हो चुका है, उसका बॉडी सेल्स बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब कहाँ से, वो बिल्कुल ओल्ड हो चुका है, नहीं कर पाता है ग्रोथ। ठीक है, तो चलो अभी एक शब्द निकल के आया है सर, एक बड़ा मुद्दे की बात निकल के आया सर, ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ओनली प्रॉपर्टी, ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चलो एक बात निकल के आ गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने कहा सर देखो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है, मैं कहूँगा बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हो। अब देखो अंदर पढ़ लो इसके, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, रिप्रोडक्शन उनमें कैसे होता है। अब मैं अभी बात करूँ, हम ह्यूमन बीइंग हैं, मल्टी सेलुलर हैं, हम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल मीटिंग करते हैं तब नया एक जनरेशन आता है, ऐसा ही होता है ना। तो चलो हम कहेंगे सर हाँ, चलो दूसरे एग्जाम्पल देख लो। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, फंजाई हैं, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, यीस्ट है, यूनिसेलुलर फंजाई, इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। 10th में पढ़ा भाई, फंजाई कैसे स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करती है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म जो होते हैं, इनमें इनमें क्या होता है, रीजनरेशन देखा आपने। हाइड्रा यीस्ट में बडिंग देखा आपने, देखा नहीं देखा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन देखा। तो ये सारी बातें पढ़े, तो आपको एक पता तो लग गया सर, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो टाइप का है, लेकिन केवल लिविंग में हो रहा है। मैं कहूँगा हाँ हो रहा है, लेकिन और पढ़ के देखो, और भी कुछ बात निकल के आ रही है क्या। तो देखो भैया, अब देखो, अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में केवल एक सेल होती है। अमीबा है, अमीबा में केवल एक सेल होती है। तो इनमें हमें देखने को क्या मिलता है कि ये जब ग्रो करते हैं ना तो दो में टूट जाते हैं।
इनमें ऐसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। देखो अमीबा है, एक सेल है, ठीक है, इसका सेल डिवीजन हो गया तो ये 2 बन गया, 2 बन गया, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हो गया, इसके अंदर एक सेल ही था वो 2 में टूट गया, ये नया अमीबा, ये दूसरा अमीबा। तो आपने क्या किया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये भी रिप्रोडक्शन है इनके अंदर। भाई सेल डिवीजन भी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जो अमीबा है, ठीक है, हम बैक्टीरिया हैं, उनमें जब सेल डिवाइड होती है ना तो 1 से 2 बन गए वो, तो यही उनके अंदर रिप्रोडक्शन है। ओके, तो चलो सेल डिवीजन उनके अंदर एक रिप्रोडक्शन। अब हम अगली बात करते हैं, देखते हैं भाई जो दूसरे नंबर पे हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। तो देखो भैया, दुनिया में आपको पता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी हैं। इनफर्टाइल क्या होता है, जो एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों मेटिंग करें तो कोई भी जनरेशन, कोई संतान पैदा ना हो, कोई ऑफस्प्रिंग ना हो, इनका कोई बेबी ना हो पाए, ठीक है, ये होते हैं इनफर्टाइल कपल। ये कैपेबल नहीं है कि बेबी बना पाए। दूसरा मैं एग्जांपल लेते हैं म्यूल्स, ठीक है, म्यूल्स, म्यूल्स खच्चर होते हैं भाई, आपको पता है जो म्यूल्स होते हैं वो भी इनफर्टाइल होते हैं, उनकी भी जनरेशन नहीं बनती। और हम पढ़ लेते हैं वर्कर हनी बी, स्ट्राइल वर्कर हनी बी। देखो कुछ ऐसी बीज होती हैं जो क्या होती हैं, स्ट्राइल होती हैं, वो भी आने वाली जनरेशन को जन्म नहीं देती। तो खुद से सोचो, तुम खुद से मुझे आंसर दो कि सर देखो, अभी आप बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे जानना है डिफाइनिंग है या ओनली ए प्रॉपर्टी है, तो ये जानना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी तुम एग्जाम्पल देख रहे हो कि सर म्यूल्स है, ठीक है, अभी हनी बी है, वर्कर हनी बी है, तो इन सभी के अंदर आप क्या देख रहे हो, है तो ये लिविंग, लेकिन इनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन की क्षमता है नहीं। तो आपने क्या कह दिया, दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो नहीं सकता रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो अगर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो नहीं सकता तो रिप्रोडक्शन क्या है, ओनली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? क्योंकि भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, जो केवल किस में हो, लिविंग में हो, लिविंग में हो। अब रिप्रोडक्शन की क्षमता लिविंग में तो होती है सबके अंदर है, बट वो आगे आगे रिप्रोडक्शन कर भी नहीं पा रहे। ठीक है, आपने म्यूल्स का एग्जांपल लिया, आपने इनफर्टाइल कपल्स का एग्जांपल लिया, सीधा सीधा एनसीईआरटी का, तो आपने क्या कह दिया कि सर जो रिप्रोडक्शन है ना, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी आपके पास ना 2 करेक्टर आ गए हैं, पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन, दोनों में से कोई सी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कहने का मतलब है कि ये लिविंग के साथ, ये ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रहा था, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं होता सर, है ना, म्यूल्स में नहीं होता। इनफर्टाइल कपल कैसे पैदा कर पाते हैं नए ह्यूमन बीइंग को, नए ऑर्गेनिज्म को? तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दोनों आप क्या कहोगे, ये दोनों के दोनों क्या है, ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि लिविंग में नहीं हो पा रहा कई बार रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। आप कहेंगे सर मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो सेल के स्तर पर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन एट द लेवल ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, आप खाना खाते हो, खाना टूटता है, एनर्जी मिलती है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है, CO2 बनता है, वाटर। तो ये जो सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिससे आपका बॉडी ग्रो कर रहा है, वो सारी की सारी क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो देखिए यहीं ये क्या बात कहता है एनसीईआरटी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। आपके शरीर के अंदर केमिकल, आप केमिकल से बने हो, बिल्कुल बने हो। क्या प्रोटीन केमिकल नहीं है? क्या उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये केमिकल भी तो हैं, प्रोटीन वाले, है ना, प्रोटीन से तो बना है। तो आप कहेंगे सर देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। केमिकल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत सारा साइज का हो सकता है, उसका अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहा है, बायोमोलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल का वो जन्म आएगा। ठीक है, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है, फैट बायोमोलिक्यूल है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बायोमोलिक्यूल है। तो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में और इसे ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लो कि छोटे छोटे केमिकल से हम लोग बने हैं। ठीक है, अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, आपके शरीर के अंदर पता है पर डे करीब करीब 5,000 केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं आपके जीवन को बनाने के लिए, है ना। आप सांस ले रहे हो, आपके अंदर यूरिन फिल्टर हो रहा है, आप फूड को तोड़ लेते हो, तो दुनिया भर की रिएक्शंस होती रहती हैं हज़ारों की संख्या में। और लगभग लगभग विज्ञान कहता है 5,000 केमिकल रिएक्शंस आप
प्रतिदिन आपकी सेल के अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे कि सर मेटाबॉलिज्म को और थोड़ा समझाइए। तो देख लो भैया, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन उठता है, सर आप ये बताइए, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? देखो, इसका उत्तर तो अभी आने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी इसका और पढ़ लो, इसके अंदर से एनसीईआरटी और क्या कहती है। ठीक है, एक एक वर्ड को क्लियर रखो अपने माइंड में। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं। देखो, नो लिव, अब देखो क्या महत्वपूर्ण बात आई है, इसको जाने, एक मिनट। तो अब जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें एनसीईआरटी की। देखो क्या कहती है एनसीईआरटी। देखो भैया, अब नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। क्या ये जो फ़ोन जिससे मैं काम कर रहा हूँ, एक लैपटॉप जिससे मैं काम कर रहा हूँ, क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? नहीं हो रही है ना। इलेक्ट्रिकल सप्लाई था, चल रहा है अपना काम, बैटरी है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म केवल सेल के स्तर पे होता है ना, लिविंग सेल के स्तर पे होता है वो तो केवल। अब देखो एक अगली बात आती है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, इस बात को पढ़ते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। देखो क्या बात कही है, एक टेस्ट ट्यूब था, आपने इसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डाल रखा है, दूसरे बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल रखे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो रिएक्शन तो हो रही है, पर नहीं तो हम उसे लिविंग कह सकते, नहीं नॉन लिविंग कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते ना, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि ये जो रिएक्शन चल रही है, क्या ये केमिकल रिएक्शन तो है? क्या ये सेल के स्तर पे हो रहा है? क्या बॉडी के अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा, बाहर तो हो रहा है, इसलिए हम इसे नहीं तो लिविंग कह रहे, नहीं नॉन लिविंग कह रहे। क्या इससे लाइफ बन सकती है? नहीं बन सकती, तो क्या लिविंग का करेक्टर हुआ? नहीं हुआ, तो बाहर तो केमिकल रिएक्शन हो रहा। ठीक है, आपकी बात मान ली हमने। ओके, तो चलो अगली बात देख लेते हैं एनसीईआरटी की। आपने क्या किया, इन विट्रो कंडीशन ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसके अंदर केमिकल्स डाल दिए, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, बात मान ली। अब वो लिविंग थिंग्स तो है नहीं, बट लिविंग केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, लिविंग रिएक्शन तो हो सकती है ना, हो तो रही है रिएक्शन यहाँ पे देखने में। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन उठता है, और वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि ये बताइए, जो मेटाबॉलिज्म है वो केवल एक प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? सोच के बताओ जल्दी। सर वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि केवल लिविंग के अंदर हो रही है, ठीक है, और आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही तो कहते हो जो केवल लिविंग के अंदर हो, है ना। तो चलो हमने ये भी बातें जान ली। अब आती है अगली बात, ठीक है, अगली बात भी देख लो। क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन वो सेल से बने हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग? तो आप कहेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। भाई देखो, आपने जो पेन से तुम लिखते हो, क्या वो सेल से बना है? नहीं बना ना, एटम होंगे, मॉलिक्यूल, कंपाउंड बना, प्लास्टिक पूरा ऐसे बना। तो आप क्या जानते हैं कि सर जो सेल से बने, ठीक है, जिसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जिस बॉडी का, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होएगी, डिफाइनिंग फीचर रहेगा किसी न किसी लिविंग का। ठीक है, हर किसी लिविंग का, किसी न किसी, हर किसी लिविंग का वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, तो चलो हमने इस वीडियो में इतना जाना, आने वाली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।